तो बच्चा आज हम इस सूत्र को पढ़ेंगे। स्वांगात चोपसर्जनात् संयोगो पदार्थ। ठीक है, इस सूत्र में पंचम्यंत पद हैं कुछ। स्वांगात, फिर इसके बाद च ये अव्यय पद है, उपसर्जनात् है और असंयोगो पदार्थ। इतने सारे पद इस सूत्र में पढ़े गए हैं। अब आप यहां से स्वांगवाचक शब्दों से स्त्री प्रत्यय को पढ़ोगे। कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है? अस्वांग पूर्व पदार्थ पढ़ा था ना। तब हमने बताया था कि स्वांग को हम आगे बताएंगे, उससे तुम अस्वांग इसमें समझ लो। पाणिक गृहीति और पाणिक गृहीता में क्या अंतर होता है? भार्यार्थ में क्या बनेगा? नीश होगा, पाणिक गृहीति बनेगा, अन्यथा ठीक है। बाकी और चीज तो क्लियर है। बहुव्रीहि चांतोदात्ता सूत्र से पहले पठित है। इस सूत्र से इसमें बहुव्रीहि की अनुवृत्ति नहीं जाती है, ऐसा टीकाकार कहते हैं, तत्वोधनी का। ठीक है, चल सूत्र का पहले सामान्य अर्थ देखते हैं, लिखने के लिए एक देना। तो सामान्य अर्थ सबसे पहले, असंयोगो पदम उपसर्जनम यत् स्वांगम तदंतात अदंतात प्रातिपदिकात् वा नीश स्यात्। ठीक है, शर्त देख लो, बहुत ही स्पष्ट है। शब्द कैसा होना चाहिए? शब्द होना चाहिए अदंत। ठीक है, अदंत प्रातिपदिक होना चाहिए। अदंत प्रातिपदिक कैसा हो? स्वांगम यद अदंत, माने ये जो अदंत प्रातिपदिक हो ये स्वांग होना चाहिए। स्वांग माने स्व शब्द जो है आत्मा अथवा आत्मीय वाची है, और अंग माने अवयव है। अपना अथवा अपने से संबंधित जो हैं उनके अंग का वाचक होना चाहिए। तो ये शब्द स्वांग वाचक हो। यहां से औरों को भी ले लो। असंयोगो पद हो, कैसा हो? लगा लोगे ना आगे, इसको जोड़ लो, असंयोगो पद हो। उपसर्जनम कैसा हो? ये उपसर्जनम हो। स्वांग को हमने इधर कह दिया। ऐसा तदंत अदंत प्रातिपदिक हो। ये तो मतलब ये इसके 1 2 3 3 4 शर्तें हैं। ये ऐसा अदंत प्रातिपदिक हो तो उससे क्या होता है? विकल्प से ङीस होता है। आइए अब इसको उदाहरण में समझते हैं, ये सब घटता है कि नहीं। इसका उदाहरण दिया, केसान अतिक्रांता अतिकेसी। यहाँ ये जो विग्रह क्यों लिखा है केसान अतिक्रांता, औरों के आगे तो विग्रह लिखा नहीं, चंद्रमुखी चंद्रमुखा इधर कहीं नहीं लिखा। तो टीकाकारों का कहना है कि देखो इस सूत्र में बहुव्रीहि की अनुवृत्ति नहीं होती है। बहुव्रीहि चांतोदात्ता जो भी पढ़ा था उसकी अनुवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, जिसके कारण इसमें जो उपसर्जन शब्द है ये स्वतंत्र है। देखो उपसर्जन आपको दो जगह मिल सकता है। एक तो बहुव्रीहि समास होने पर भी उपसर्जन हो जाता है, उपसर्जन माने गौण अप्रधान। तो एक तो बहुव्रीहि समास होने पर भी क्या हो जाता है, और यदि तत्पुरुष में यदि प्रादि तत्पुरुष कर दिया जाता है अतिक्रांत अर्थ में, तब भी उपसर्जन हो जाता है। बात समझे? अब यहां पर एक बात और समझिए, बहुव्रीहि को यहां पर नहीं लाए, नहीं तो क्या होता, ये सूत्र ऐसी जगह प्रवृत्त होता जहां बहुव्रीहि समास हो और उपसर्जन संज्ञक, तो तत्पुरुष वाला उपसर्जन छूट जाता, जहां पर प्रादि तत्पुरुष समास होते हैं उधर। इसलिए क्या किया गया, बहुव्रीहि को लाए नहीं। उपसर्जन सामान्य रूपेण कैसा भी। एक और बात और ध्यान रखो, ये तो अनुपसर्जनात् का अधिकार चल रहा था, उसके अधिकार में सब कुछ पढ़ा गया है। अनुपसर्जनात् के अधिकार से अनुपसर्जनात् पद आता, तो उसकी शक्ति को खत्म करने के लिए कि अनुपसर्जनात् ना आए, इसलिए उपसर्जन पद सीधा इसमें पढ़ दिया। ठीक है, इसलिए क्या होगा, अनुपसर्जन का प्रभाव इस सूत्र पर नहीं होगा क्योंकि इसमें उपसर्जन पद डाल दिया है। इसको पहले नहीं रखा है, इसको रखा बाद में ही है पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी, और इसमें उपसर्जन शब्द पढ़ के रखा है खुद, माने उन्हें उपसर्जन चाहिए इसमें। तो माने ये सूत्र लगेगा जहां होगा समास, इससे भी बात स्पष्ट है। माने कैसी कंडीशन में लगेगा, एक तो अवयववाचक शब्द हो, अंग हाथ कान नाक मुंह ये सब का समझे अवयव वाचक शब्द का यदि किसी के साथ में समास हो गया है तब ये तब प्रवृत्त होगा। उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए बहुत देखिए, सबसे पहला उदाहरण, ये तो विग्रह वाक्य दिया, केसान अतिक्रांता अतिकेसी, ये तो उदाहरण है बच्चा। ठीक है, अच्छा ये विग्रह है इधर और ये इसका उदाहरण है, अतिकेसी और अतिकेसा। ये सूत्र विकल्प से कौन प्रत्यय करता है? तो देखो विग्रह दे रहे हैं, केसान अतिक्रांता, केसों को भी जो अतिक्रमण कर गई है, ऐसी स्त्रीलिंग की कोई चीज।
ठीक है, तो उसे बोला जाएगा अतिकेशी। अब यहां पर केश शब्द स्वांगवाचक है, बोलो है, हाँ, और वो शब्द अदंत भी है, माने पहले वो अदंत है, ई तो बाद में जुड़ा है ना उसे, नीस होकर के, केश शब्द अदंत है। तो चल देख, असंयोगोपदम उपसर्जनम, अतिकेश शब्द असंयोगोपद उपसर्जन है। असंयोगोपद का मतलब जो तुम्हारा केस शब्द है इसी को भी छोड़ दो, इसमें सा है? असंयोगोपद माने उसकी उपधा में संयोग नहीं है। पहली बात को समझ लेना, क्यों? अ के पहले वर्ण आ रहा है स, और सा से पहले भी है क में आ। इसका मतलब संयोग जब ही होता है जब दो हल वर्ण एक साथ मिले, यानी कि स में अ लास्ट में है, उस अ से पहले दो हल वर्ण होते यदि कदाचित, तो वो संयोगोपद कहलाता। वो संयोगोपद में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि असंयोगोपद में प्रवृत्ति है। तो हमने निश्चित कर लिया कि ये जो है अतिकेश शब्द असंयोगोपद है, पहला निर्णय। दूसरा निर्णय, वो उपसर्जन भी होना चाहिए। अब वो समास होने के कारण उपसर्जन भी है, क्योंकि केशान अतिक्रांता, केशों को अतिक्रमण कर गई। ना तो केश का, न तो यहाँ पर केश शब्द का अर्थ प्रधान है, ना अति का, बल्कि केशों के अतिक्रमण करने वाली कोई तीसरी है ना स्त्रीलिंग की चीज, वो प्रधान। तो दोनों चीज समझ गए, उपसर्जन हो गया। यत स्वांगम, ऐसा स्वांग, स्व अंग, समझ गए, ऐसा स्वांग वाचक शब्द, ऐसा है केश शब्द। तदंता, तदंत है, माने केश शब्द अति के अंत में, तो ये तदंत हो गया। और अदंत भी है, केश अदंत है। इस प्रातिपदिक से क्या हो जाएगा, जहां भी इसी तरीके से अर्थ को घटाना, ठीक है। तो चल, अतिकेशी, पहला जो उदाहरण दिया तत्पुरुष का दिया, तत्पुरुष में जहां पर उपसर्जन हो जाता है। बच्चा दूसरा जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, दूसरा जो उदाहरण प्रस्तुत किया बहुब्रीहि समास का किया, क्योंकि बहुब्रीहि में भी उपसर्जन होता है। तो यहां पर कर रहे हैं चंद्रस्य मुखमिव मुखम यस्याह, क्या विग्रह किया है? ऐसा ही करना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं करें जैसे मैंने पहले बोला, वैसा नहीं, क्योंकि चंद्र का कोई मुख नहीं है इसलिए। तो क्या करो, सीधा चंद्र, चंद्र की तरह है मुख जिसका, ठीक है, माने चंद्र में जो आह्लादकता है, इस प्रकार आभा से युक्त मुख है। तो यहां पर भी बच्चा सभी शर्त घटा लो। चंद्र मुख शब्द, मुख शब्द असंयोगोपद है, ठीक है, उपसर्जन भी है क्योंकि समास हुआ है, स्वांगवाचक है मुख शब्द, मुख स्वांगवाची हुआ ना, और ये ऐसा तदंत अदंत प्रातिपदिक है। इससे विकल्प से ङीस प्रत्यय कर लेना, ङीस कर लिया, चंद्रमुखी एक बार नहीं होगा तो टा हो जाता है, टा प्रत्यय। तो दोनों स्थिति समझ लेना, ठीक है। उदाहरण समझ गए हैं? अब आ जाइए प्रत्युदाहरणों की, अब थोड़ा झलक देख। कहा कि संयोगोपधातु, सूत्र में कहा गया है वो शब्द संयोगोपद हो, और यदि संयोगोपद हो तो तब ङीस ना होगा। उदाहरण, सु का गुल्फ के साथ समास कर दिया, सुगुल्फ। गुल्फ जानते हो, ये भैया जो पैरवा है ना, इसकी ये वाली हड्डी को गुल्फ कहते हैं, इधर वाली ये जो गांठ होती है रखना, ठीक है। सुगुल्फा, सु माने शोभन है, गुल्फौ यस्याह सा, सुंदर गुल्फ है जिसकी, स्त्री की। अब गुल्फ शब्द को थोड़ा गौर करिए, गुल्फ शब्द में फा में आ है, ये पहले मूल शब्द को देखो, आ को हटा कर, गुल्फ शब्द अदंत है, लेकिन यहां ल और फा का संयोग है, ये संयोग उपधा में है। गौरव इधर ध्यान दो, ये संयोग उपधा में है, और हमारा सूत्र तो वहीं लगेगा जहां असंयोगोपद होगा, इसलिए यहां विकल्प से ङीस, बल्कि नित्य ही टाप प्रत्यय हो गया, सुगुल्फा बन जाएगा। अब ये स्वांगवाचक है लेकिन ये संयोगोपद हो गया, अतः सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई, सुगुल्फा। उपसर्जनात् किम, आपने सूत्र में ये क्यों रखा है कि वो स्वांगवाचक जो शब्द है अदंत, वो असंयोगोपद के साथ में उपसर्जन भी होना चाहिए। उपसर्जन माने वो किसी के साथ में समास हो गया हो, या तो तत्पुरुष या बहुब्रीहि, तत्पुरुष प्रादि वाला तत्पुरुष। तो कह रहे शिखा, शिखा शब्द में कोई समास ही नहीं, शिखा माने ये चोटी, ठीक है, ये तो यहाँ तो उपसर्जन ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा शब्द पढ़ दिया। तो भाई यहाँ पर भी ङीस नहीं होगा, बल्कि नित्य ही, तो रूप क्या बन जाएगा, शिखा बन जाएगा। उदाहरणों को समझ गए और प्रत्युदाहरणों को भी समझ गए हैं। अब जो बताना बाकी है स्वांग शब्द के विषय में, आगे तुम्हें बतलाया जा रहा है विधि विधान पूर्वक।
इसकी भी एग्जाम में आने की संभावना रहती है बच्चा। स्वांग कहते किसे हैं, इसको अब भाष्यकार ने वार्तिक द्वारा बतलाया है। अब चूंकि यह जो वार्तिक है ये श्लोकमय है, अतः जो श्लोकमय वार्तिक होते हैं उनको कहा जाता है श्लोक वार्तिक। तो ये बच्चा श्लोक वार्तिक है, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्वांग है, स्वांग का मतलब अभी तक तो हम जो बता रहे थे साधारण रूप से यही समझ रहे थे, स्व माने अपने, अंग माने हाथ पैर कान नाक मुंह जो भी अवयव हैं ये सब। लेकिन ऐसा कहने से बहुत, इस प्रकार का स्वांग मानने से बहुत जगह इष्ट सिद्धि नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए भाष्यकार को क्या करना पड़ा, स्वांग शब्द को पारिभाषित करना पड़ा है। इसको उन्होंने पारिभाषित किया तो उन्होंने कहा जी स्वांग 3 प्रकार का मानना। अब तो बात बन जाएगी, पूरे जितने भी शास्त्र हैं, मतलब जितना भी प्रयोग विज्ञान है वो सब सिद्ध हो जाएगा। और यदि तुम वैसा ही मानते रहते, स्व माने अपना, अंग हाथ पैर कान नाक मुंह, तो दिक्कत हो जाती। बहुत सारी जगह पर तुम इसमें पढ़ोगे स्त्री प्रत्यय नीस हो ही नहीं पाता, ठीक है, बहुत सारी जगह नहीं हो पाता। जैसे देख कैसे, तुम्हें एक आध उदाहरण देख करके फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। प्रतिमा क्या होता है, अरे मूर्ति, प्रतिमा भी सुस्तनी हो सकती है। सुस्तनी अर्थात कोई प्रतिमा है स्त्री की है, वो भी अच्छे स्तन से युक्त है। तो अब ये बात बताइए, वो तो स्वांग नहीं है क्योंकि वो किसी चेतन प्राणी के भीतर का अंग नहीं है, बल्कि वो तो चेतन के अंग के सदृश अंग है, न कि साक्षात अंग है। ऐसी जगह पर नहीं लग सकता था, ठीक है। तो अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोनों प्रकार के परिहार करने हैं, इस कारण से स्वांग शब्द को पारिभाषित करना ही पड़ा। जैसे एक रथ्या शब्द और दिया, ये रथ्या किसे कहते हैं नहीं जानते होगे, समझ लो। गली को, गली को क्या कहते हैं संस्कृत में, रथ्या कहते हैं, बीथी कहते हैं, रथ्या तुम कम सुने हो। अब ये बताओ, स्त्री तो केशवती हो सकती है, उसको तो हम सुकेशी सुकेशा कह सकते हैं, गली को कैसे कह सकते हैं भाई सुकेशी? गली के किसी ने केस देखे हैं क्या कभी? लेकिन प्रयोग होता है सुकेशी रथ्या। ये काम केवल सूत्रकार से स्वांग शब्द को बिना पारिभाषित किए हुए सिद्ध नहीं हो सकते थे, इसलिए स्वांग का लक्षण करना पड़ा। बालब्रह्मकार ने तो यहाँ पर कहा कि अतिव्याप्ति अव्याप्ति इन दोनों प्रकार के दोष के परिहार के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। उन्होंने लिखा कि ननु स्वस्य अवयवीभूतस्य अंगम यदि स्वांगम गृह्यते, साधारण रूप से स्वांग मतलब अपना अवयव है, इतना ही लेते तो सुमुखा साला इत्यादि अतिव्याप्ति। सुमुखा साला सुंदर मुख वाला घर, शाला माने गृहम, इसमें अतिव्याप्ति हो जाती। क्यों? घर का कोई अंग होता है क्या? फिर भी सुमुखा साला प्रयोग होता है, अतिव्याप्ति होती लक्षण की। और किंच सुकेशी रथ्या इत्यत्र अव्याप्ति, और सुकेशी रथ्या में वहां तो तुम्हें नीस करना है, वहां पर अव्याप्ति होती। अव्याप्ति माने लक्ष्यिक देशा अवृत्तित्वम, पढ़े नहीं हो रे न्यायवाही को, लक्ष्य के एक देश में लक्षण न जाना अव्याप्ति है। और अतिव्याप्ति माने लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्वम, लक्ष्य में, लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी लक्षण चला जाए, ठीक है। न्याय शास्त्र के निरंतर अभ्यास करते रहो। सुवेदी सर हमेशा पढ़ाते रहते हैं, लेकिन उसमें से तुम लोगों में से झांकता नहीं है कोई, आराम करते हैं सब यहाँ है। तो यहाँ आए हो तो पढ़ने लिखने में दम दिखाओ, 1-2 साल इसके बाद और बचे हैं आपके पास, ये तो चला ही गया। तो ऐसी अतिव्याप्ति अव्याप्ति के दोष को दूर करने के लिए भाष्यकार कहते हैं जी स्वांगम त्रिधा। भट्टो जी दीक्षित जी ने उसी चीज को यहाँ लिख दिया है। कहते हैं स्वांग 3 प्रकार का है, स्वांग का लक्षण 3 प्रकार का है। ये लक्षण जहां घटेगा उसे तुम स्वांग मानना, ये लक्षण जहां न घटे उसे स्वांग मत मानना। पहला लक्षण बताया, पहला लक्षण पहली लाइन है श्लोक की, दोनों पाठ। तो ये लक्षण है अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम प्राणिस्थम विकारजम, ये पहला लक्षण हुआ। दूसरा लक्षण अतस्थम तत्र दृष्टम च, तीसरा लक्षण तेन चेत तत्तथायुतम। आइए अब इसको जो है अपनी भाषा में समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं भाष्यकार उदाहरण सही। पहला वो लक्षण बनाते हैं, पहले लक्षण में इसमें तो ये कहते हैं कि ये स्वांग नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, पहले निषेध के द्वारा बताते। पहला लक्षण कहता है स्वांग वो होता है जो अद्रवम हो। तो पहले हमें समझना पड़ेगा द्रव क्या है। इसका मतलब जो है द्रव स्वांग नहीं होता, क्योंकि अद्रव है ना, तो तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? द्रव। इसलिए देखो सु शब्द है, सु का स्वेद के साथ में समास है,
सुंदर है, अच्छा है, स्वेद माने पसीना, स्वेद माने अच्छा है पसीना जिसका, आदृशी स्त्री सुस्वेदा। अब यहाँ पर क्या है, स्वेद शब्द तो द्रववाची है, विषय पर ध्यान दो, है ना, स्वेद शब्द तो द्रववाची है, ठीक है। और हमने जब कह दिया कि वो स्वांग तो वो होता है जो अद्रवम हो, स्वांग का लक्षण इसमें नहीं गया, स्वांग का लक्षण नहीं गया तो ङीस होगा, जिसमें स्वांग लक्षण नहीं जाएगा वहां ङीस, इसलिए सुस्वेदा ही बनेगा। क्यों, द्रव्यत्वात्, वो द्रव्य है, अद्रव्य नहीं, समझे। दूसरा दिया इसी में मूर्तिमत, क्या कहा कि वो मूर्तिमत होना चाहिए, मतलब मूर्ति वाला वस्तु होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताइए, जो ज्ञान है, ज्ञान वैराग्य जो सुने हो, मूर्ति का मतलब क्या होता है, मूर्ति का मतलब होता है जिसमें अवयव संयोग हो, कहने का मतलब है जो तुम्हें दिखाई पड़ रही है। मूर्ति का इन्होंने ये लक्षण बताया है, अवयव संयोग अस्य अस्ति मूर्तिवत, जिसमें तुम्हें अवयव संयोग दिखाई पड़े, है। जैसे हमें एक मूर्ति, कोई भी चीज को जो देख रहे हो उनमें कुछ अवयव देख रहे हो, वो सब मूर्ति है, मूर्त पदार्थ होते हैं। अब एक बात बताओ, ज्ञान है, वैराग्य है, इसमें तुम्हें ये मूर्त, ये तो अमूर्त है क्योंकि दिखते नहीं है। इसके लक्षण में ये है कि वो मूर्तिमत होना चाहिए, अद्रवम हो और क्या हो। अब देखो, सु का ज्ञान के साथ में समास किया, मतलब शोभन ज्ञान वाली स्त्री। अब ये ज्ञान तो अमूर्त है, तो सुज्ञाना इत्यत्र ङीस न भवति, क्यों, अमूर्तत्वात्, क्योंकि अमूर्त है, और स्वांगस्य लक्षणम अस्ति मूर्तिमत, ठीक है। चल, अब तीसरी चीज आ जा, प्राणिस्थम, वो प्राणिस्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं वो मूर्तिमत भी है खूब। जैसे सुमुखा साला, साला माने गृहम, ऐसा घर अच्छा मुंह है, माने इसका फ्रंट साइड बहुत सुंदर है जिस घर का, ऐसे भी होते हैं ना कुछ। तो क्या सुमुखा साला में क्यों नहीं ङीश हुआ, क्योंकि ये तो हमें दिख रहा है, मुख शब्द तो स्वांगवाची सा ही, क्यों जी, ताकि इसलिए नहीं हुआ कि वो प्राणिस्थ होना चाहिए। प्राणिस्थ माने जिसमें चेतनता, जिसमें प्राण हो, उसे प्राणी कहते हैं ना। घर में प्राण होते हैं क्या, नहीं होते, इसलिए सुमुखा साला में जो सुमुखा शब्द है यहाँ पर ङीस नहीं होता। आगे लिख भी दिया अप्राणिस्था, क्योंकि ये जो सुंदर मुख है ये किसी प्राणी के भीतर स्थित नहीं है, प्राण वाले के, बल्कि ये निर्जीव घर के अंदर है, घर को कह रहे हैं। तो यहाँ पर ङीस माने स्वांग लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि स्वांग का लक्षण तो प्राणिस्थम है। एक और चीज दी, अविकारजम, ठीक है। इसका उदाहरण दिया सुसोफा, सोफा किसे कहते हैं, अरे बैठ के जिस पे बैठते हैं, सोते हैं, वो सोफा। बच्चा यहाँ वो अर्थ नहीं है इसका, हिंदी वाला, हिंदी में तो दंतसा होता है शायद, उसमें सोफा कहते हैं स्वेलिंग, सूजन, है। तो ऐसी स्त्री जो सुसोफ हो, माने अच्छे तरीके से सूजी हुई, क्यों, बीमारी के कारण, क्यों ऐसा। अब यहाँ पर ङीस नहीं होगा, समझे, क्योंकि हमारे इस लक्षण में आया है अविकारजम, वो चीज विकार से रहित होनी चाहिए, यहाँ पर वो बीमारी के कारण है, इसलिए सुसोफा यही बनेगा, सुसोफी नहीं बनेगा, ङीस नहीं होगा, क्यों, विकार जत्वात, ये विकार है इसे। तो स्वांग के लक्षण ये हुए, स्वांग विकारज नहीं होना चाहिए, अविकारज होना चाहिए, प्राणिस्थ होना चाहिए, मूर्तिमत होना चाहिए, और अद्रव होना चाहिए, द्रव्य नहीं होना चाहिए, वो द्रव नहीं होना चाहिए, अद्रव होना चाहिए। पहले लक्षण घट गए इनमें। चल, अब दूसरे लक्षण दे, अतस्थम तत्र दृष्टम च। अतस्थम में दो शब्द हैं, पहले तो तत्स्थम, तत् प्लस स्थम, तत् शब्द से यहाँ पर गृहीत होता है प्राणी, है, तो प्राणिनी स्थितम, तत् माने प्राणी, और तत्र स्थितम इति तत्स्थम, नहीं समझ रहे हो रे, तत्स्थम समझो पहले, अतस्थम से पहले क्या समझो, तत्स्थम, ठीक है। अभावक ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान कारण होता है, इसलिए प्रतियोगी पदार्थों को पहले समझिए। तो पहले समझो तुम तत्स्थम, तत् मतलब तत्र, और स्थम माने स्थितम, ठीक है। तत् शब्द से लेना है यहाँ पर प्राणी, कहने का मतलब है प्राणी में स्थित हो पहले वो चीज, है, तत्र स्थम, और न तत्स्थम इति अतस्थम, माने अब वो प्राणी में स्थित, इसका मतलब अतस्थम का ये निकला अप्राणी स्थितम है वो चीज। क्या शब्द शाब्दिक अर्थ निकला, हाँ, ठीक है, कि वो जो है अप्राणिस्थम है। तो अतस्थम का अर्थ क्या निकल आया, इसका क्या अर्थ निकला, अप्राणिस्थम, ये अतस्थम का अर्थ हुआ, अप्राणिस्थ है वो चीज,
किंतु तत्र दृष्टम च, किंतु पहले वो प्राणी में देखी गई है। क्या अर्थ? अब दोनों का मिला के अर्थ करो। पहले वो प्राणी में देखी गई थी, अब वो प्राणी में नहीं है। ऐसे से भी आप इसको भी आपको स्वांग समझना चाहिए। ऐसे स्वांग वाचक से भी क्या होता है, अब देखो उदाहरण से झट से समझ जाओगे। रथ्या, ये गली है, ठीक है बच्चा। पहले जो ये केस देखे गए थे, ये केस किसी चेतन में देखे गए थे, है ना, किसी स्त्री वगैरह में इस चेतन में केस देखे गए थे। किंतु वो केस जो है, स्त्रियां बाल निकालती हैं तो केस निकल जाते हैं, केस निकल के आंधी से उड़ के मानो के गली मोहल्ले में पहुंच गए, गली मोहल्ला भर गया उससे। अब क्या है, ये रथ्या को, रथ्या माने हम गली को कहेंगे क्या, सुकेसी सुकेसा। ध्यान दीजिए, पहले वाला जो लक्षण था इसमें तो ये बताया था कि क्या कहां स्वांग कहां नहीं घट रहा है, इसलिए वहां किसी में भी उन्होंने ङीस करके नहीं दिया। यहां पर ये बता रहे हैं कि स्वांग कहां घट रहा है, इन दो में। देखो हर्ष को कितना आनंद आ रहा है, मग्न हो गया आज का पाठ सुन करके। सोने से हाँ ये सहसा प्रविष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो रथ्या को हम क्या कह सकते हैं, सुकेसी सुकेसा। क्यों? ये केस पहले हमें चेतन में दिखाई दिए गए थे, या ना, वो तत्र दृष्टम माने प्राणी दृष्टम थे, बाद में वो अतस्थम हो गए हैं, मतलब बाद में वो जो है वो अप्राणिस्थ हो गए हैं, समझा। तो इसलिए सुकेसी सुकेसा रथ्या बन जाएगा। इसलिए मूल में लिख दिया है अप्राणिस्थितस्यापि प्राणिनी दृष्टत्वात्। अब वो अप्राणिस्थ हैं, अप्राणिनिस्थस्यापि होते हुए भी, किंतु प्राणिनी दृष्टत्वात् प्राणी में देखे गए, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, स्वांग कहलाएगा और वहां ङीस हो जाएगा विकल्प से, ठीक है। इसका मतलब स्वांग हम उसे कह सकते हैं जो पहले जो अवयव कहीं और देखे गए थे, है ना, प्राणी में देखे गए थे, किंतु यदि वो अब अप्राणी में देखे जा रहे हैं तब भी उसे हम स्वांग मान सकते हैं, ठीक है। उसको हिंदी में ऐसे समझिए। एक और, तेन चेत तत् तथा युतम। इसके शाब्दिक अर्थ देखो, बाल मनोरमाकार ने क्या शब्द, इन शब्द का अर्थ क्या किया है। तेन चेत, तेन अर्थात प्राणिस्थेन, देख रहे हो, तेन अर्थात प्राणिस्थेन, स्तनादिकृति विशेषणम विशेषेण है, उसका ये व्याख्या उसी का दे दिया, प्राणिस्थेन। तत्का अर्थ दिया अप्राणी द्रव्यम, तेन अर्थात प्राणिस्थेन, तत् अर्थात अप्राणी द्रव्यम, अप्राणी द्रव्यम का अर्थ दे दिया प्रतिमादि, और तथा, तथा का अर्थ दिया प्राणी, प्राणी द्रव्यवत, युतम का अर्थ दिया संबंधम, और फिर है तदा तत्, तेन चेत तत्, और तत् का अर्थ है स्तनाद्य आकृतिकम। कहने का मतलब क्या है, इसे समझो। इसका मतलब यह है कि पहले वो चीज जीवित प्राणी में देखी गई, है ना, जीवित प्राणी में देखी गई, पर बाद में वो चीज उसमें देखी जा रही है जो इस समय प्राणी नहीं है उसमें भी। इसलिए इन्होंने इसका अर्थ लिखा कि प्रतिमागतयो हो स्तनाकृति अवयवो हो कदाचित अपि प्राणिस्त्वाभावात्। पहले ये समझना, ये इन्होंने जो लिखा है कि प्रतिमागत जो स्तनाकृति है, प्रतिमा वाली स्तनाकृति, वो कभी भी प्राणी में नहीं देखी गई। देखो ये दोनों अलग अलग हैं। ये पहले के जो केस थे वो केस प्राणी के ही थे, वो उड़ के गली में आ गए थे, इसलिए सुकेसी रथ्या तुम कह सकते हो। अब जो मूर्ति है, ठीक है, उस मूर्ति के जो स्तन हैं वो तो कभी प्राणी वाले के देखे नहीं गए हैं। दोनों में अंतर क्या है, वहां केस साक्षात स्त्री के हैं जो गली में उड़ के आए हैं पहले वाले लक्षण में। यहाँ पर जो उसके स्तन हैं, स्तन क्या, वस्तुतः वो तो मिट्टी पत्थर ही है जिससे वो बने हैं, वो स्तन है ही नहीं रियल में देखा जाए तो, पर वो प्राणिस्थ नहीं है, और प्राण्यंतरे अदृष्टत्वात्, किसी प्राणी में देखे भी नहीं गए वो पहले जो मूर्ति के हैं। लेकिन इसलिए पूर्व लक्षणों से यहाँ पर स्वांग लक्षण घट नहीं सकता था, इसलिए इन्होंने कह दिया तेन चेत तथायुतम, अर्थात प्राणिस्थ स्तनादि आकृति के यदि तथायुतम माने यदि वैसे हो, तत्तुल्य हो, तब भी उसे आप स्वांग समझ लेना। कहने का मतलब जैसे प्राणिस्थ स्त्रियों के जो स्तन होते हैं तद्वत ही मूर्ति के हैं। तो तेन चेत तथायुतम, तथायुतम मतलब तथा संबद्ध। तो इस कारण से इसको भी स्वांग माना गया, इसलिए प्रतिमा को भी हम सुस्तनी और सुस्तना कह सकते हैं। लिख दिया
प्राणीवत, प्राणी सदृशे स्थितत्वा, प्राणीवत मतलब प्राणी की तरह ही है वो स्तन है, और प्राणी सदृशे, और प्राणी सदृश में ही वो स्थित है, माने मूर्ति में स्थित है, क्योंकि वो प्राणी सदृश ही है। अब यदि सोचो, अब शुरुआत में जाओ, स्वांगा चुप सृजनाता संयोगो पदार्थ, यदि स्वांग शब्द से साधारण स्वांग लेते, स्व माने अपने अवयव वाचक, तो ये जो मूर्ति का अवयव है, जो रथ्या गली का अवयव है, इन जगह पर तो से तो स्वांग कहला नहीं पाता, तो यहाँ वैकल्पिक ङीस नहीं हो पाता। और ऊपर इन जगह पर, ऊपर इन ये जो जगह बताई यहाँ ङीस हो जाता है इन सब जगह, उधर ङीस को बारण किया, इसलिए वहां टाप ही टाप होगा, इसलिए ये स्वांग लक्षण बनाना पड़ा। क्यों? अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोनों प्रकार के दोष के परिहार के लिए। समझे? तो पेपर में थोड़ा बहुत लिख लोगे कि नहीं स्वांग का 2-4 लाइन रे, आज इतना ही तक रखते हैं। चलिए।